गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे तमिलनाडु की 11th क्लास की हिस्ट्री। और इसमें हम लोग काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर रखी है। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड लास्ट चैप्टर को आज देखेंगे। और सबसे पहले कंटेंट देखते हैं, तब आप लोग क्लियर समझ पाओगे। ये पूरी लेसन हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग द मराठास के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी और एक स्टोरी की तरह, हर बार की तरह मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। और ज़्यादा यहाँ पे लंबी तो नहीं है, छोटी ही ये चैप्टर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग द कमिंग ऑफ यूरोपियंस देखेंगे, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट बुक पे चलेंगे जो कि 12th क्लास की होगी, ये 11th क्लास की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द लेसन देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से ही देख सकते हो, कोई भी तरीके की यहाँ पे दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज के लेसन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मराठास चैप्टर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या स्टडी करना है। सबसे पहले हम देखें कि मराठास का उत्पत्ति कैसे हुआ, यानी कि उनका जो राइज है वो कैसे हुआ। क्योंकि इससे पहले जो हम लोग मुगल साम्राज्य देख रहे थे, उनकी पतन हो गई और औरंगज़ेब के मृत्यु के बाद जो है पूरी तरीके से वो ख़त्म हो गया। तो इसलिए अब यहाँ पे मराठा के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनकी लाइफ, इनकी अचीवमेंट, साथ ही इनका एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद पेशवा थे, तो पेशवा का कैसे यहाँ पे राइज हुआ इसके बारे में भी देखेंगे। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं मराठा के राइज के साथ। तो बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे मराठा के राइज में कंट्रीब्यूट किया है, एक ही फैक्टर नहीं है। ये आपको 16th और 17th सेंचुरी में देखने को मिलेगा। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है मराठा कंट्री का, वो पिकुलर क्वालिटी है, यानी कि मराठा में कुछ एक ऐसा पिकुलर क्वालिटी, नहीं कहते कि एकदम अलग तरीके का हट के कुछ क्वालिटी था मराठा में। वो उनकी एक बेटर तरीके का आप देखोगे कि उनके पूरी तरीके से जो है उन मराठा साम्राज्य की बात करते हैं तो उनका जो शेप देने का आधार है वो इनका खुद का एक कैरेक्टर है, क्वालिटी है, उसके कारण। माउंटेनियस रीजन है, डेंस फॉरेस्ट है, जो कि यहाँ पे ब्रेव सोल्जर्स होते हैं। गोरिल्ला टैक्टिक्स, आप लोग जो गोरिल्ला वार होता है उसमें गोरिल्ला टैक्टिक्स होते हैं, तो काफ़ी ख़तरनाक टाइप के यहाँ पे गोरिल्ला वॉर में आप लोग गोरिल्ला जो टैक्टिक्स होते हैं ना वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। वो लोग पानी के अंदर भी जो है वॉर करते हैं और काफ़ी घंटों तक रहते हैं। बहुत तरीके का उनको जो है ना एक अलग ही तरीके का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो जो माउंटेनियस रीजन होता है तो वहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, जंगल होते हैं, तो वहाँ पे खतरा भी ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब का इनके द्वारा जो है ना मैनेजमेंट भी किया गया था। नंबर ऑफ़ फोर्ट्स तो माउंटेन में बनाया ही गया मराठा के द्वारा। साथ ही भक्ति मूवमेंट जो हमने देखा था महाराष्ट्र में, जो भक्ति मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ, वो इन्हीं की स्पिरिट ऑफ रिलीजियस के थ्रू हुआ। स्पिरिचुअल लीडर्स भी इस समय बहुत सारे निकल कर आए, जैसे कि संत तुकाराम है, रामदास है और वमन पंडित है। ये सारे हैं जो कि सोशल यूनिटी को काफ़ी बना कर रखें। पॉलिटिकल यूनिटी की बात करें तो वो यहाँ पे शिवाजी है, जिनका बहुत ही योगदान था और बहुत ही शानदार ये पर्सनालिटी है। अभी आगे हम लोग देखेंगे। मराठा में आप देखो कि कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशंस भी रहा है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव में, मिलिट्री सिस्टम में। तो बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, तो ये सारी जगह पे जो है बहुत ही अच्छा खासा मराठा का जो है इंपॉर्टेंट पोजीशन था, जो कि आज के भी डेट में याद किया जाता है। नंबर ऑफ़ इन्फ्लुएंशियल मराठा फैमिली थे, जैसे मोर्स है, निम्बालकर्स है, और बहुत सारा क्रेडिट जो है, यानी कि पावरफुल मराठा स्टेट को जो बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो यहाँ पे शाहजी भोंसले और उनके जो बेटे हैं शिवाजी, इन्हीं को जाता है। और जब भी आप मराठा पढ़ते हो या फिर मराठा साम्राज्य के बारे में बोलते भी हो तो आपके माइंड में एक इमेज छप जाना चाहिए शिवाजी के बारे में, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है पूरी तरीके से एक मराठा को शेप दिया गया। तो ये तो रहा कि कैसे यहाँ पे मराठा आपका राइज हुआ। लेकिन राइज हुआ तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग शिवाजी के साथ। इनका जो कार्यकाल था ये 1627 से लेकर 1680 के बीच में था, तो काफ़ी लंबा समय इनके द्वारा यहाँ पे बिताया गया। तो इनके लाइफ और इनके जीत के बारे में बात करते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो शिवनेर में 1627 में हुआ था। इनके जो फादर थे वो शाहजी भोंसले थे। इनकी जो मदर थी वो जीजाबाई थी। ठीक है, और बाद में आप देखोगे कि इनके गार्जियन के डेथ के बाद दादाजी जो कोंडादेव थे 1647 में शिवाजी के द्वारा फुल चार्ज एज्यूम किया गया जागीर का। इसके पहले भी उनके द्वारा काफ़ी जगह को जीत हासिल की गई थी, जैसे रायगढ़ है, कोंडाना, तोड़ना, वो भी यहाँ पे बीजापुर के रूलर से। तो ये इनके गार्जियन जो थे ना दादाजी कोंडादेव, उनके द्वारा ये सारे जगह को कैप्चर कर लिया गया था। अब शिवाजी आ गया है फुल चार्ज ऑफ जागीर में। ठीक है, एज ए उनके जो जागीर थे उनके द्वारा जावली जो कि मराठा चीफ थे वो कैप्चर किया गया। फिर उसके बाद इन्हीं के द्वारा जो है ना मवाला रीजन का इनको मास्टर बना दिया गया। 1657 में क्या हुआ कि वो अटैक किए बीजापुर किंगडम में, और फिर नंबर ऑफ जो हिल फोर्ट्स होता था, जैसे कि पहाड़ों में आप देखते हो कैसे ऐसे हिल फोर्ट्स होते थे, बड़े बड़े फोर्ट्स होते थे, किला वगैरह, उसको वो अपने कैप्चर में लेते थे। बीजापुर के जो सुल्तान थे
वो अफ़ज़ल ख़ान को भेजे थे शिवाजी के अगेंस्ट में। बट अफ़ज़ल ख़ान भी जो है शिवाजी के द्वारा मारे गए थे, मर्डर हो गया था उनका कब, 1659 में। और फिर शिवाजी की जो मिलिट्री कन्क्वेस्ट है वो इनको लीजेंडरी फिगर बनाता है। लीजेंडरी कहने का मतलब है कि हमेशा याद रखने वाला, ऐसा यूनिक काम कर देना कि आप सालों सालों तक, सेंचुरी सेंचुरी तक, मुझे लगता है कि कोई भी नहीं, हर एक युग इनके बारे में पढ़ेगा ही और इनको याद करेगा ही। बहुत सारे हैं जो कि इन आगे आए थे इनके आर्मी को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा इनका आर्मी था और मिलिट्री कन्क्वेस्ट भी बहुत ही शानदार था। मुग़ल एम्पायर जो औरंगज़ेब थे वो काफ़ी एंग्जिशली ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि कैसे मराठा पावर जो है राइज़ कर रहा है शिवाजी के अंदर। और उनके उनके द्वारा जो है मुग़ल गवर्नर ऑफ डेक्कन को भी भेजा गया था शाइस्ता खान शिवाजी के अगेंस्ट में। तो शिवाजी जो है बहुत सारी डिफीट देखें, यानी कि मुग़ल फोर्सेस के हाथों जो है बहुत सारी हार भी सफ़र करना पड़ा उनको। और इनके द्वारा यानी कि शिवाजी को जो है ना पूना भी लॉस करना पड़ा। पूना जो आज के डेट में महाराष्ट्र में, तो वो भी शहर जो है इनके हाथ से छूट गया था। बट एक बार फिर शिवाजी जो है ना बोल्ट अटैक किए थे शाइस्ता खान मिलिट्री कैंप में जो कि पूना में था, और उसमें उनके बेटे को मार दिया गया था। और उस समय जो खान थे वो पूरी तरीके से वॉन्डेड हो गए थे, जख्मी हो गए थे। ये जो डेयरिंग अटैक था ये खान के प्रेस्टीज को काफ़ी अफेक्ट किया। फिर इनको वापस से और औरंगज़ेब के द्वारा ही रिकॉल कर लिया गया। और इस टाइम क्या हुआ, 1664 में शिवाजी जो है सूरत पे अटैक किए जो कि चीफ पोर्ट था मुग़ल का। तो इस टाइम औरंगज़ेब जो है ना राजा जय सिंह जो कि अजमेर के थे उनको भेजे, किसके अगेंस्ट में, शिवाजी के साथ लड़ने के लिए। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा प्रिपरेशन किया गया। मतलब एक होता है ना कि शिवाजी जो सबको हराते जा रहे थे, थोड़ा बहुत तो लड़ाई वो भी हार जाते, कभी भी कोई ऐसे राजा नहीं थे जो कि सारी युद्ध को जीत जाते थे, कभी कभी उनकी भी हार होती थी। तो वैसे ही शिवाजी थे, लेकिन काफ़ी पावरफुल थे क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे जो इनके अपोजिशन होते थे उनको भी ये हरा देते थे। तो औरंगज़ेब थे जहाँ उनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो अपने तरफ से जितने भी उनके सक्सेसर थे ना उनको वो भेजते थे लड़ने के लिए, युद्ध में लड़ने के लिए। लेकिन वो सारे जीत के नहीं आते थे, हार के ही आते थे। और उसी के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे जो शिवाजी थे वो मुग़ल साम्राज्य को भी, अपने मुग़ल साम्राज्य की काफ़ी जो शहर थी उनको भी अपने अधीन लेते गए, और मराठा का इसी तरीके से राइज़ होता गया। और बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हुआ, यानी कि जब यहाँ पे औरंगज़ेब के द्वारा राजा जय सिंह को भेजा गया था अंबर कि शिवाजी के अगेंस्ट में उनको लड़ने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज प्रिपरेशन किया गया। यानी कि एक होता है ना कि पूरी तरीके से सेना वेना को लेकर जाना, क्योंकि इतना ज़्यादा इनके द्वारा काफ़ी लोगों को हराया गया, तो इस बार जो है पूरे प्रिपरेशन के साथ गए थे। और साथ ही क्या हुआ ना कि शिवाजी जो है एक नेगोशिएशन ओपन किए जय सिंह के साथ, और इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ पुरंदर, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि 1665 में साइन किया गया था। इस ट्रीटी में क्या था, इस ट्रीटी में ये था कि शिवाजी जो थे वो 23 फोर्ट्स को सरेंडर करने के लिए रेडी हो गए मुगल्स को, यानी कि 35 फोर्ट्स था टोटल, लेकिन उसमें से वो रेडी हो गए कि 23 फोर्ट्स को जो है वो दे देंगे, और जो रिमेनिंग 12 फोर्ट्स है वो शिवाजी के ही पास होगा ऑन द कंडीशन ऑफ सर्विस और मुग़ल एम्पायर की लॉयल्टी के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मुगल्स जो है उनको यहाँ पे राइट ऑफ शिवाजी रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, वो भी सर्टेन पार्ट ऑफ बीजापुर किंगडम में। जब शिवाजी यहाँ पे कहे कि वो इनको एग्जेम्प्ट करे पर्सनल सर्विस जो कि यहाँ पे मुगल्स का था, तो इनके जो माइनर सन थे संभाजी, वो यहाँ पे मनसब, यानी कि उनको यहाँ पे ग्रांट किया गया 5000 का मनसब। तो ये बात थी यहाँ पे, यानी कि इनके जो छोटे बेटे थे संभाजी, उन्होंने यहाँ पे जो है 5000 का मनसब ग्रांट किया था। तो ये मनसब क्या होता है, मनसब हम लोग पहले ही देखे, ये एक तरीके का रैंक होता है या फिर पोजीशन होता है, ठीक है। तो 5000 का मनसब यहाँ पे दिया। तो ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर आप समझ गए कि एक तो ये पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर किन के बीच में था। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मुग़ल के राजा जय सिंह थे उनके बीच में, और मराठा के यहाँ पे शिवाजी उनके बीच में। और यहाँ पे मराठा के जो शिवाजी थे उनके द्वारा ये कहा गया कि वो 23 फोर्ट्स जो है मुग़ल को सरेंडर कर देंगे आउट ऑफ 35 फोर्ट, ठीक है। अब देखिए पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि हिमालय के ऊपर फोर्ट उस समय कैसे बनाए जाते थे। ये है उस टाइम जो है ना इस तरीके के पहाड़ों के ऊपर मतलब कि माउंटेन में इस तरीके के जो है फोर्ट बनाए जाते थे। ये आपका फोर्ट हो गया, ठीक है, देख सकते हैं। तो ये 35 फोर्ट था टोटल शिवाजी के अंडर में, और बाकी 12 जो है शिवाजी अपने पास रखे हैं, क्यों, कंडीशन ऑफ सर्विस और लॉयल्टी जो कि मुग़ल एम्पायर का है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट शिवाजी के द्वारा आगरा में विज़िट किया गया था 1666 में, बट वहाँ पे उनको इम्प्रिजन कर लिया गया, यानी कि जेल में रख दिया गया।
किसी तरीके से तो वो जेल से भागने में वहाँ से मैनेज कर पाए और अपनी मिलिट्री प्रिपरेशन फिर बनाए, और वो 4 साल उनको लगा इस तरीके का मिलिट्री प्रिपरेशन बनाने में। फिर उनको जो है काफ़ी ज़्यादा वॉर लड़ना पड़ा मुगल्स के अगेंस्ट में। फिर सूरत जो है ना वो उनके द्वारा प्लंडर्ड कर दिया गया सेकेंड टाइम, और फिर वो सारे जितने भी लॉस्ट टेरिटरी था, यानी कि पहले उन्होंने जो पूना वगैरह जो बहुत सारे जगह वो हार गए थे, तो उनको उन्होंने कैप्चर किया, यानी कि शिवाजी के द्वारा कैप्चर किया गया। 1674 में शिवाजी को अपने रायगढ़ में ही उनको क्रॉन किया गया, अपने आप को ही वो क्रॉन कर लिए, और एक छत्रपति का जो टाइटल है वो यहाँ पे एज्यूम किए। ये अगेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप पढ़ते हो तो छत्रपति शिवाजी ही बोलते हो, छत्रपति शिवाजी ही बोला जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो छत्रपति का यहाँ पे टाइटल दिया गया है शिवाजी को, वो कहाँ दिया गया था, कब दिया गया था और किनके द्वारा दिया गया था। तो सबसे पहली बात है कि 1674 में दिया गया था। शिवाजी अपने आप को खुद ही दिए थे, और कहाँ दिए थे, तो रायगढ़ में दिए थे। ठीक है, ये 3 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद अब देखते हैं शिवाजी की एडमिनिस्ट्रेशन। तो शिवाजी जो है एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर थे, काफ़ी अच्छे से वो सारी चीज़ों को मैनेज करते थे अपने राज्य के। इनके द्वारा एक साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को भी फाउंडेशन दिया गया, यानी काफ़ी अच्छा उनका फाउंडेशन रखे। और ये किंग थे जिसमें कि आप देखोगे कि इनका गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार थे इनका जो सरकार था वो बहुत ही शानदार था, और इनके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी असिस्ट किया जाता था। जैसे आज के डेट में आप देखते हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते, और उस समय जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे उनको यहाँ पे अष्ट प्रधान कहा जाता है। तो ये अष्ट प्रधान की मीनिंग पूछ ली जाती है, तो इसको भी याद रखना है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। हर एक मिनिस्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे शिवाजी, यानी कि जितने भी मिनिस्टर थे वो जो भी काम करते थे शिवाजी के ही बोलने पे काम करते थे, और जो काम करते थे वो शिवाजी की ही ऑर्डर पे काम करते थे। तो यहाँ पे एक एक करके देख लेते। जैसे पेशवा है, तो पेशवा क्या था, फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। बाद में जो है यही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गया था। उसके बाद है सरे नौबत और सेनापति, यानी कि मिलिट्री कमांडर। उसके बाद है अमात्य, यानी कि अकाउंटेंट जनरल। वाकेनाविस, यानी कि इंटेलिजेंस। सचिव, कॉरेस्पॉन्डेंस। सुमांता, मास्टर ऑफ सेरेमनीज। न्यायाधीश, जस्टिस। और पंडित ताराव, यानी कि चैरिटीज़ और रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सब ऐसे इतने सारे उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो है मिनिस्टर्स थे उनका पद था, तो ये ध्यान रखना है। बहुत सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुआ था शिवाजी के टाइम में, वो यहाँ पे डेक्कन सल्तनत में भी प्रैक्टिस किया गया था। फॉर एग्जांपल पेशवा, जो कि पर्शियन टाइटल इनको दिया गया था, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ थे। लेकिन रेवेन्यू सिस्टम, पैसे कहाँ से आते थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, जो उनका रेवेन्यू था, कहाँ से वो ऐसा ऐसा काम करते थे जिनके जिनके थ्रू उनका रेवेन्यू जनरेट होता था, या फिर क्या ऐसा खर्च करते थे जिनसे उनका एक्सपेंडिचर होता था। तो पहली चीज़ अगर हम लोग देखें किसी भी राजा का, तो रेवेन्यू सिस्टम क्या था ये समझने की कोशिश कीजिए। ये मलिक अंबर का, जो अहमदनगर के जो मलिक अंबर थे उनके ऊपर बेस्ड था, यानी कि लैंड को यहाँ पे मेज़र किया जाता था, और यहाँ पे रॉड से, जो मोटे मोटे रॉड होते हैं ना, उस रॉड से यहाँ पे मेज़र किया जाता था ज़मीनों को, जिसको कथी कहते हैं। अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कथी क्या है। लैंड्स को यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था। एक तो पैडी, धान का खेत। गार्डन लैंड, जहाँ पे गार्डनिंग वगैरह किया जाता है। और हिली ट्रैक, जो अभी मैं हिल्स वगैरह दिखाई तो वो वाले ट्रैक को, ठीक है। तो इस तरीके से ज़मीन जितना था ना उसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया। फिर यहाँ पे पावर, जो आज के डेट में देशमुख और जो यहाँ पे कुलकर्णीज़ का जो पावर था उस समय रिड्यूस हो गया था। उनके द्वारा यहाँ पे अपना खुद का रेवेन्यू ऑफिशियल जो है वो अपॉइंट किया गया था, जिसको कुरकंस कहते थे, सॉरी करकुंस कहते थे। तो ये करकुंस, खाती, इस तरीके के जो वर्ड है ये पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि क्या है, तो ध्यान रखना है। तो रेवेन्यू सिस्टम कहाँ से आता है, ऑब्वियस है कि पहले के सारे राजा महाराजा, अगर आपको कुछ नहीं याद आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आता ना, तो इतना ध्यान रखिए कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा ज़मीन था इंडिया में, पहले बहुत खाली था। आज के डेट में ना डेवलपमेंट की बात करते हैं, मॉल वगैरह और क्या नहीं बनाने की बात करते हैं, लेकिन पहले क्या था कि वो ज़मीन जो है खाली होता था, और उस ज़मीन के लिए जो राजा महाराजा है वो लड़ाई करते थे। तो उस समय जो ज़मीन था ना उसको मेज़रमेंट करने का जो तरीका था, या तो उस पर टैक्स लगा दो, इससे पहले हमने देखा कि वो टैक्स लगाकर जो है वो अपना रेवेन्यू लेते थे, या तो फोर्सफुली जो है पीजेंट को बोलो कि आप इतना जो है इसके ऊपर फसल उगाओ, उसका जो है आधा से ज़्यादा मुझे दो, या फिर उसी तरीके का उसके ऊपर जो है पीजेंट के ऊपर भी जोर लगाते थे, या फिर ऐसा मेज़रमेंट सिस्टम रखते थे जिनसे उनकी जो है यहाँ पे आय वगैरह आता था। चौथ और सरदेशमुखी, ये टैक्सेस था, जो कि आप देखो कि मराठा किंगडम में इसको कलेक्ट नहीं किया जाता था, लेकिन नेबरिंग जो टेरिटरीज था मुगल एम्पायर का और डेक्कन सल्तनत, वहाँ पे ये चौथ और सरदेशमुखी जो है एक तरीके का टैक्सेस था जिसको कि कलेक्ट किया जाता था। अब समझिए ध्यान से कि चौथ और सरदेशमुखी जो है ये होता क्या है, किस तरीके का टैक्स है, कैसे ज़मीन से लिया जाता है, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो चौथ होता है ना, चौथ ये 1/4 है।
टोटल लैंड का ये 1/4 जो है ये मराठा को डायरेक्टली पे करना होता था। यानी कि जो मराठा के रेट्स वगैरह लगते थे, हमेशा देखते रहते थे कि हाँ इसमें कितना खेती हो रहा है, कितना उपजाऊ हो रहा है और कितना फ़ायदा हो रहा है पीजेंट वगैरह को। तो अगर पीजेंट नहीं चाहते हैं कि बार बार जो है ये जो सरकार है वो आकर उनके खेती में जो है रेट्स मारे, और उन वो जो भी यहाँ पे फसल उगाने बोलते हैं, अगर उनके अलावा कोई फसल उगाया जा रहा है तो उनसे जो है और ज़्यादा वसूली कर लेते थे, तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो इसीलिए अगर जो किसान चाहते थे कि उनके खेती में रेट्स ना हो, हालांकि उस समय मैक्सिमम किसान यही चाहते थे, क्योंकि राजा महाराजाओं के द्वारा वही सारे क्रॉप्स उगाने का ऑर्डर दिया जाता था जिससे कि उनको फ़ायदा होता था। किसान को क्या फ़ायदा हो रहा है ये राजाओं को मतलब नहीं था, ये राजाओं को इस चीज़ से मतलब था कि उनकी रेवेन्यू किस फसल से बढ़ रही है, समझ रहे हैं। तो वो किसानों को वही सारे फसल उगाने के लिए कहते थे। तो किसान क्या होता था ना कि नहीं चाहते थे, क्योंकि कुछ जो है वो अपने फ़ायदे के लिए भी फसल ऐसे उगाते थे। तो अगर वो नहीं चाहते थे कि सरकार जो है उनके खेती में आकर रेट मारे, तो उनको 1/4 ऑफ द लैंड जो है वो टैक्स के फॉर्म में देना होता था, जिसको चौथ कहते हैं। एंड व्हाट इज़ सरदेश मुखी? सरदेश मुखी एक एडिशनल लिवाई है जो 10% जो है ना उनको अपना ज़मीन का देना होता था, जो हेरिडिटरी राइट्स में, जैसे कि पिता का जो है लैंड जो है अगर उनके बेटे को चला गया, उनके बेटे को चला गया, तो उसका क्या होता था कि एडिशनल टैक्स लगाया जाता है। जैसे आप देखते हो ना कि अभी सरचार्ज लगाया जाता है, टैक्स ऑन टैक्स कहते हैं उसको, किसी एक टैक्स के ऊपर टैक्स। तो सरदेश मुखी भी उस टाइम में वैसे ही था कि जो हेरिडिटरी लैंड है ना, अगर उनके पिता से अगर पुत्र को मिला है तो क्या करता था सरकार कि उनका 10% जो है वो उनको देते रहो, यानी कि 10% जो है सरकार को देते रहो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथ एंड सरदेश मुखी, इसको ध्यान रखिएगा। शिवाजी जो थे ना वो मैन ऑफ मिलिट्री जीनियस थे, यानी कि वो इतना ज़्यादा जानते, इतना अच्छे तरीके से जानते थे ना कि मिलिट्री को कैसे खड़ा रखना है और मिलिट्री को कैसे जो है कनक्योर करना है। अगर कोई भी राजा अपने मिलिट्री को बहुत अच्छे से तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करते थे ना तो उनको बहुत अच्छा राजा महाराजा कहा जाता था। जैसे आप इससे पहले भी देखोगे कि जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, उनको क्यों याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत लंबी चौड़ी मिलिट्री कनक्योर की और मिलिट्री को इस तरीके से उन्होंने एडवांस तरीके से उन्होंने बनाया। उसमें उनके जो मिलिट्री थे उनमें हॉर्सेस थे, एलिफेंट था, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के वेपन्स वगैरह थे। वही चीज़ यहाँ पे शिवाजी के साथ भी आपको देखने को मिलेगा कि उनकी मिलिट्री ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा बेटर थी, ठीक है। और रेगुलर आर्मी जो थे इसमें आप देखोगे कि 30,000 से 40,000 तक कैलवरी थे। उसके बाद आप देखो कि इनका फिक्स सैलरी था, हर महीने उनको फिक्स दिया जाता था। 2 डिवीज़न था मराठा कैलवरी में, एक बार्गिन्स था यानी कि यहाँ पे स्टेट के द्वारा इसको पेड किया जाता था, और दूसरा है यहाँ पे शिलादार जिसको कि यहाँ पे नोबल्स के द्वारा मेंटेन किया जाता था, ठीक है। जो फोर्ट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था मिलिट्री ऑपरेशन में। अपने शासनकाल के एंड में जो शिवाजी हैं उनके अंदर में कितना आ गया तो 240 फोर्ट्स आ गया। फोर्ट्स आप लोग समझ गए, उस समय माउंटेन में जो है इस तरीके का फोर्ट्स होता है। आप लोग मूवीज़ वगैरह में भी देखे होंगे, रामलीला में, या फिर रामलीला बोलूँ तो पद्मावत वगैरह में, जिसमें कि दीपिका पादुकोण को जो ले जाया जाता है तो उसमें भी दिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उस समय खासियत था यही सारी चीज़ें जो है ना राजा महाराजाओं के टाइम में था। तो आप लोग सोचो कि 12 वो अपने पास रखे थे, लेकिन 12 से वो 240 फोर्ट्स कर लिए थे। हर एक फोर्ट जो है यहाँ पे 3 ऑफिसर्स के चार्ज में था जो कि इक्वल रैंक के थे, ठीक है, यानी कि हर एक फोर्ट्स को देखने के लिए वहाँ पे एक ऑफिशियल को रख दिया जाता था। शिवाजी जो है उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा जीनियस काम किया गया और उनको नेशन बिल्डर भी कहा जाता है। उनका जो राइज था जागीरदार से यहाँ पे छत्रपति तक वो काफ़ी ज़्यादा स्पेक्टिकुलर था। उन्होंने मराठा को पूरी तरीके से यूनिफाइड किया, यानी कि एकता में वो पिरो के रखे। साथ ही एक ग्रेट एनिमी भी निकल कर आए मुगल एम्पायर के लिए, और काफ़ी डेयरिंग सोल्जर भी थे, ब्रिलियंट एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो काफ़ी शानदार था इनका यहाँ पे पर्सनैलिटी, तो ये ध्यान रखना है। इनके बाद देखते हैं कौन आए शिवाजी के बाद। तो यहाँ पे आप देखो कि काफ़ी वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, यानी कि एक के बाद युद्ध होता गया, लेकिन कब तक शिवाजी टिके रहेंगे, एक दिन तो उनको भी जाना ही था, तो उनका डेथ हो गया। और बिटवीन हिज सन जैसे कि संभाजी और राजाराम, ये 2 बेटे थे इनके। संभाजी जो है काफ़ी विक्टोरियस थे, बट बाद में उनको कैप्चर कर लिया गया और फिर मुगल्स के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया। राजा राम जो थे वो यहाँ पे सक्सीड किए, बट मुगल्स जो है ना उनको भी यहाँ पे गिंजी जो फोर्ट थे उसमें उनको एस्केप कर दिए, यानी कि भगा दिए थे। फिर वो 17 में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उनके द्वारा उनके जो छोटे पुत्र थे शिवाजी सेकंड द्वितीय, उनके द्वारा सक्सीड किया गया। फिर नेक्स्ट रूलर जो थे वो शाहू थे इसी रिंग में। फिर यहाँ पे पेशावर जो है वो निकल कर आए, यानी कि उनकी पावर निकल कर आई। तो शिवाजी के बाद बहुत सारे ऐसे जो है शासक आए निकल कर, लेकिन वो एक अच्छा खासा काम नहीं कर पाए, बहुत लंबे समय से तक वो टिक भी नहीं पाए। तो उसके बाद बहुत लंबे समय के बाद पेशावर निकल कर आए।
पेशावर की यहाँ पे आप टाइमलाइन देखो तो 1713 से 1818 तक है, काफ़ी लंबा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले है बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ जो है अपनी कैरियर जो स्टार्ट किए थे वो स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल के जैसा, और वो 1713 में पेशावर बन गए थे। एज ए पेशवा उनकी जो पोजीशन थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और पावरफुल भी थी, साथ ही साथ हेरिडिटरी भी थी। उनका एक क्रूशियल रोल था सिविल वॉर में, और फाइनली जो है शाहू को एज ए मराठा रूलर बनाया गया। उसके बाद फाइनली जो है शाहू को यहाँ पे मराठा रूलर बनाया गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे शाहू को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट भी मिला एज ए मराठा लीडर। बालाजी की अगर बात करूँ तो यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ हैं, जिनको यहाँ पे जो उस समय के मुग़ल एम्पायर थे ना, उनसे इनको बहुत ज़्यादा अधिकार भी मिला। फिर फारूक सैयर आए, जो कि पहले यहाँ पे मुग़ल एम्पायर है, जिनको शाहू रिकॉग्नाइज़ किए एज ए मराठा किंग। फिर दूसरा आप देखोगे कि इनको अलाउ किया गया, यानी कि शाहू को, कि वो चौथ और जो सरदेश मुखी है वो 6 मुग़ल प्रोविंसेस से वो यहाँ पे कलेक्ट करें, जिसमें कि कर्नाटक और मैसूर भी यहाँ पे आता है, ठीक है। उसके बाद आता है बाजी राव फर्स्ट। तो इनका अगर हम लोग देखें कार्यकाल तो 17 से 20 से लेकर 17 से 40 है। बाजी राव की अगर बात करें तो ये सबसे एल्डेस्ट सन थे बालाजी विश्वनाथ के, और ये सक्सीड किए थे अपने फादर को एज ए पेशवा, लेकिन यंग एज में ही, 20 साल के ही वर्ष में भी मराठा पावर जो है अपने जनित में इन्हीं के अंडर में पहुंचा। बाजी राव की बात करते हैं तो इन्हीं के अंडर में जो है काफ़ी ज़्यादा अपने पिक पे पहुंचा। इनके द्वारा एक सिस्टम ऑफ कॉन्फेडरेसी यहाँ पे इनिशिएट किया गया मराठा चीफ्स में, और इन्हीं के सिस्टम के अंदर हर एक मराठा चीफ को यहाँ पे एक टेरिटरी असाइन किया गया, जो कि एक आप देखोगे कि ऑटोनोमस तरीके से एडमिनिस्टर किया जाता था। इसी के रिजल्ट में अगर देखें तो बहुत सारे मराठा फैमिलीज़ थे जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट हुए, और उनके अथॉरिटी जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हुए। तो ये अगर आप लोग देखना चाहो तो इतना याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये बस हल्का फुल्का याद रखना है। बालाजी बाजी राव की अगर बात करें तो ये उनके बाद जो है एज ए पेशवा वो भी सक्सीड किए, और 19 के एज में ही। मराठा किंग जो शाहू थे उनकी मृत्यु हो गई थी 1749 में बिना किसी इशू के। उनके द्वारा यहाँ पे जो उनके सक्सेसर थे राम राजा, उनको यहाँ पे इम्प्रिजन कर लिया गया पेशवा बालाजी बाजी राव के द्वारा जो है 17 में, और फुल कंट्रोल जो मराठा किंगडम का था ना वो पेशवा के अधीन आ गया। पेशवा जो है अपने एग्रीमेंट में जब इंटर हुए थे, यानी कि मुग़ल एम्पायर के साथ 1752 में, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पेशवा जो है एश्योरेंस दे दिए थे मुग़ल एम्पायर को कि वो यहाँ पे मुग़ल एम्पायर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि इंटरनल एनिमीज से भी, जो अंदर के दुश्मन है उससे भी वो इनको प्रोटेक्ट करेंगे, जो बाहरी दुश्मन है उससे भी उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पे बालाजी बाजीराव के द्वारा कह दिया गया था। साथ ही साथ जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का जो चौथ था ना, उनको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि चौथ वगैरह जो यहाँ पे टैक्स दिया जाता था 1/4 ऑफ लैंड, वो भी अब देना नहीं पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू जो आगरा का था वो भी, और अजमेर प्रोविंस वो भी यहाँ पे मराठा के द्वारा कलेक्ट किया जाता था। इसी के बाद अगर देखें, जब अहमद शाह अब्दाली जब इंडिया आए थे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया था मराठा का कि इंडिया को अब प्रोटेक्ट करना है कि नहीं। तो मराठा जो है बहुत ही ब्रेव तरीके से अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट में वो यहाँ पे लड़े थे, और ये निकल कर आया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो अभी तक हम लोग ने फर्स्ट सेकंड देख लिया था, अब ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 का था वो यहाँ पे लड़ा गया किसके किसके बीच में। तो ये अहमद शाह अब्दाली है और मराठा के बीच में जो है यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तीनों बैटल ऑफ पानीपत जो है वो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। बट यहाँ पे वो हार गए, बहुत सारे मराठा लीडर और 1000 ऑफ लीडर सोल्जर्स जो थे वो इस बैटल में मारे गए। बालाजी बाजीराव की अगर बात करें तो उनका ये जो सैड एंड था, यानी कि इस बैटल का जो यहाँ पे बुरी तरीके से हार हुआ ना, ये सुनते के साथ जो है वो उनकी जो है मृत्यु हो गई। और ये बैटल जो है एक आप देखने को मिलेगा कि जो पूरा मराठा का जो पावर था वो पूरी तरीके से ख़त्म होने लगा ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से। उसके बाद जो मराठा कॉन्फेडरेसी है ना वो धीरे धीरे आपका वीक होने लगा, क्योंकि आपस में ही लोग लड़ने लगे थे, मराठा के जो चीफ थे उसी में आपस में ही लोग लड़ने लगे, और धीरे धीरे पूरी तरीके से मराठा जो कॉन्फेडरेसी है वो वीक होने लगा। ठीक है, तो इसी से क्या हुआ कि मुग़ल एम्पायर के जो यहाँ पे पतन होने लगा, मराठा जो है एक ग्रेट पावर यहाँ पे इंडिया में निकल कर आया, और इसी के साथ जो है ना सक्सीड होने लगे, यानी कि कैसे यहाँ पे ब्रिटिश पावर इंडिया में जो है धीरे धीरे इस्टेब्लिश होने लगा। इंपॉर्टेंट कॉज अगर हम लोग डाउनफॉल का देखें तो लैक ऑफ यूनिटी था, यानी कि मराठा के चीफ में जैसे होलकर थे, सचिंदा, भोंसले, तो इन सब के बीच में यूनिटी नहीं था, इसलिए यहाँ पे इनकी जो है डाउनफॉल जल्दी हो गई। सुपेरियरिटी जो है ब्रिटिश आर्मी का और जो फाइटिंग मेथड है वो अल्टीमेटली यहाँ पे इसी से जीत हासिल हो गया। तो मुग़ल एम्पायर के यहाँ पे जो है धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा।
तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। और यहाँ पे हम लोग देखें कि कैसे राइज हुआ मराठा, फिर करियर देखे हम लोग शिवाजी के बारे में, साइलेंट फीचर्स देखे मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद पेशवा का राइज देखे, फिर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत देखे। ठीक है, तो ये सब बातें याद रखनी है। थोड़ी क्वेश्चन है, अगर आप लोग को यहाँ पे अटेम्प्ट करना है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये बताइए ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुआ था? ठीक है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये बताइए। थोड़ा बहुत आप लोग लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में इसके आंसर, अगर आप लोग लिखना चाहो तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे द कमिंग ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, तो डिफरेंट देखेंगे, डच, फ्रेंच, इंग्लिश और दानिश का इस्टेब्लिशमेंट देखेंगे। तो आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं। अगर आप लोग को लेसन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।